सुधीर को नींद नहीं आ रही है, जबकि सप्ताह भर बाद नाती आर्यन की शादी से आज ही पत्नी रेखा के साथ लौटा है। थके तन से बेचैन मन कसपसा रहा है, कभी इस करवट तो कभी उस, कभी बिजली विभाग को गाली देता तो कभी प्रशासन को मन ही मन कोसता। बिहार का छोटा सा गांव, यहाँ बिजली के तारों का जाल तो हर कमरे में दिखाई देता है, पर बिजली नहीं होती। बिजली आती भी है तो वैसा ही लगता है मानो अपना पूरा दम लगा दिया हो लालटेन को पिछाने में। इसलिए गांव में ज़्यादातर लोग जिनके घर में छत पक्के होते हैं, वे छत पर ही सोने की व्यवस्था कर लेते हैं। जगमगाते तारों के बीच खुले आसमान में सुधीर पल पल काट रहा है। हालांकि बगल में सोई रेखा को जगाने का मन भी नहीं हुआ, पर बढ़ाया हाथ यह सोचकर वापस खींच लिया कि सप्ताह भर शादी में दिन भर इधर उधर यह भी भागती ही रही है। फिर यहाँ आकर घर की पूरी साफ सफाई, उसे जगाना ठीक नहीं। दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते रहे। नज़र आकाश की ओर टिक गई। तारों की झिलमिलाहट से नजरें खींचती चली गई। एक तारा बहुत जाना पहचाना सा लगने लगा। उसकी झिलमिलाहट रग रग में समाने लगी। कहीं यह चारू तो नहीं? हाँ, चारू ही तो है। वही हंसी, वैसा ही तेज जो मेरी सारी थकान काफुर कर दे। देखो कैसे खिलखिलाती हुई पूछ रही है मुझसे, पापा भूल गए मुझे क्या? नहीं पहचाना? मैं हूँ आपकी चारू, आपकी प्यारी बेटी चारू। मैं आप लोगों को यहाँ से रोज देखती हूँ। जानती हूँ आप लोग आज ही आर्यन की शादी करवा के लौटे हैं। नींद नहीं आ रही है ना? दिन में इतना क्यों सो लिए? याद है मुझे जब रात को नींद नहीं आती थी और मैं आपको कहानी सुनाने के लिए कहती थी, तब यही कहते थे ना मुझसे, दिन में इतना क्यों सो लेती हो, अब तारों से बातें करो। अतीत के पन्ने फड़फड़ाने लगे। सुधीर उस दिन बहुत खुश था जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलकर नर्स ने बताया कि लड़की हुई है। उसने तुरंत 500 का नोट पर्स से निकालकर नर्स को थमा दिया। खुश होता भी क्यों नहीं, घर में पहली बार लक्ष्मी ने जन्म लिया। उसे अपनी सूनी कलाई की तो आदत हो गई थी, पर अपने बेटों की भी सूनी कलाई देख कुंठित हो जाता था। सुंदर सलूनी चारू नाजो नखरों से पलने बढ़ने लगी। भाई बहन के झगड़ों में सुधीर चारू का ही पक्ष लेकर बेटों को डांटते। पापा की सोनपरी खुशी से इतराने लगती। रोज पापा की बाहों में ही चांद तारे वो परी रानी की कहानियां सुनती हुई सोती। पलक झपकते दिन महीने साल गुजरने लगे। गर्मी की छुट्टियों में सहेलियों के साथ आम के बगीचे में जाकर टिकोरा तोड़ने में चारू को बहुत मजा आता। जब रेखा बच्चों को दोपहर में जबरदस्ती सुलाने की कोशिश करती तो बच्चे भी बंद पलकों से माँ के सोने का इंतजार करते, और जैसे ही रेखा को झपकी लगती वे दबे पांव निकल जाते और रास्ते में जो भी अस्त्र शस्त्र मिलता, पत्थर लकड़ी सब लेकर पहुंच जाते बगीचे में। एक दिन दुकान से घर आते वक्त दोपहर में सुधीर ने बच्चों को बगीचे में देख लिया। फिर क्या, चोरों की चोरी पकड़ी गई। सिट्टी पिट्टी गुम, सबने सरेंडर कर दिया। वहीं से सबको डांटते पीटते घर ले आए। चारू भी सहमी सी भाइयों के पीछे पीछे। उस दिन सुधीर चारू को भी बहुत डांटा। लंबे लंबे घेरदार कपड़ों वाले चाई मुई की कहानी सुनाई, जो बच्चा चुरा कर ले जाते हैं, फिर उनकी आंखें निकाल कर बेचते हैं। बच्चों के चेहरे पर चाई मुई का भय दिखने लगा। साथ ही रेखा को भी हिदायत दी कि जब भी वह दोपहर में सोने जाए तो गेट में ताला लगा दे। फिर बच्चों ने अपनी दुनिया घर में ही बना ली। कभी सहेलियों को बुलाकर गुड्डा गुड्डी खेलती, जिसमें कोई वर पक्ष से तो कोई वधू पक्ष का बन जाता। फिर शादी ब्याह तिलक बारात सब होता, वह भी धूम धड़ाके व गाजे बाजे के साथ। कभी दिन भर कैरम लूडो या व्यापार चलता रहता, उसी में धमा चौकड़ी मची रहती। जो जीतता उसकी हंसी, हारे को तीर सी चुभती। हारा छटपटाता, फिर दंगल शुरू। कभी कभी लगड़े, कभी कभी लड़ते झगड़ते सब सो भी जाते। एक रात चारू को भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वह दिन में बहुत सो ली थी। उस रात वह सुधीर को कहानी सुनाने की जिद करने लगी। तब सुधीर ने कहा कि दिन में
इतना क्यों सो लेती हो? फिर रात में नींद कैसे आएगी? अब देखो, इन तारों को और तारों को दिखाते हुए बताया था कि वो तेरी दादी, वो तेरी नानी, सब तुमसे बातें करना चाहते हैं। उनको ध्यान से देखो और उनको सुनने की कोशिश करो। चारू का बाल मन शांत हो गया। उसने धीमे स्वर में पूछा, पापा, क्या एक दिन मैं भी तारा बन जाऊंगी? आप मुझे भी देखकर पहचान लेंगे ना? सुधीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने चारू के मुंह को अपनी हथेली से बंद करके गले से लगा लिया। उस रात देर तक उसे कहानियां सुनाते रहे। चारू के बालमन ने लाड़ दुलार में पलते हुए युवा मन की दहलीज पर दस्तक दे दी। डिग्री तक की पढ़ाई तो गांव में ही हो गई, पर लाडली बेटी ने माँ के इच्छा के विरुद्ध शहर जाकर वकालत की पढ़ाई करने के लिए अपने पापा को मना लिया। चारू के हॉस्टल जाते ही घर बहुत सूना हो गया। सुधीर घर आते ही बहुत उदास हो जाता। अक्सर रेखा व सुधीर उसके बालपन की बातें करते। कभी आंखें भर आती, कभी बचकाना याद कर दोनों खिलखिला उठते। रेखा अक्सर कहती, अभी से आदत डाल लीजिए, एक दिन तो ससुराल चली ही जाएगी। ससुराल चली जाएगी तो क्या, हर महीने बुलाऊंगा, नहीं तो खुद ही जाकर मिलाऊंगा। सुधीर सीना तान जवाब देता। सदा चारू के हॉस्टल से आने के दिन गिनता। चारू हॉस्टल से आते समय अपने जेब खर्च से बचाकर पापा, माँ और भाइयों के लिए कुछ ना कुछ जरूर लाती। एक बार पापा के लिए टी शर्ट लाई। सुधीर को वह टी शर्ट बहुत पसंद आई। टी शर्ट या तो सुधीर पर होती या तो धुलकर सूखती हुई तार पर। महीनों ऐसा चलता रहा। रेखा ने चारू को फोन करके कहा कि पापा के लिए और भी टी शर्ट ले आए। वो तो इस टी शर्ट को छोड़ते ही नहीं। फिर उसी दिन चारू ने मॉल जाकर हाफ दर्जन टी शर्ट खरीद कर बैग में रख ली। आखिरी वर्ष की परीक्षा होने के बाद जब चारू घर लौट आई, तब सुधीर व रेखा की खुशियों का ठिकाना न था। पर चारू कुछ खोई सी रहती थी। हालांकि अशोक ने कभी उससे कुछ कहा नहीं, पर डिग्री व लॉ की पढ़ाई साथ में करते हुए एक एहसास ने अपना स्थान बना लिया था। उस मधुर एहसास से वह मचल जाती, पर कुछ कह नहीं पाती। अशोक के साथ की सुखद अनुभूति को एकांत में स्मरण करती। मन रोमांचित और पुलकित हो उठता। कभी कभी उसे लगता शायद अशोक भी। घर में चारू की शादी की बातें चलने लगी। शादी के नाम से उसका चेहरा उतर जाता। वह वहां से उठकर चली जाती। चेहरा उतरना, उठकर चले जाना। सुधीर का माथा ठनका। रात का खाना खाने के बाद रेखा रसोई समेट रही थी और सुधीर छत पर सबके लिए सोने के लिए बिस्तर व मच्छरदानी लगा रहे थे। तब चारू सुराही व गिलास लेकर छत पर चढ़ी और उसे किनारे रखकर अपने पापा की मदद करने लगी। सुधीर ने चारू की शांत नजरों को भांपते हुए पूछा, क्या बात है? हम लोग जब भी तुम्हारी शादी की बातें करते हैं तब तुम्हारा चेहरा उतर जाता है। चारू ने धीमे स्वर में कहा, पापा, अनजान के साथ बनने से डर लगता है। क्या अशोक के साथ संभव नहीं? अशोक? वही क्या जो तुम्हारे साथ पढ़ता है, चौक पर के बाबू साहेब का बेटा? सुधीर ने आश्चर्यचकित भाव से चारू की ओर देखते हुए पूछा। चारू ने हाँ कहते हुए नजरें नीची कर ली। कोई खास बात हुई क्या? दिमाग में कौंधते प्रश्न होठों से निकले। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं, बस उसका साथ अच्छा लगता है। उसने कभी कुछ कहा भी नहीं, पर उसकी आंखें कहती है। रेखा के कदमों की आहट से चारू के शब्द ठिठक गए। पर अशोक तो कैसे संभव है पूरे गांव में? सुधीर के शब्द दिल दिमाग को झंझोड़ते हुए निकलने लगे। अच्छा, तो यही सब चल रहा था, इसीलिए मैं। रेखा की रोष भरी आवाज पीछे से आई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सुधीर ने रेखा को शांत कराते हुए मामले से अवगत कराया। उस रात देर तक बात होती रही। रेखा व सुधीर दोनों ही चारू को तरह तरह के तर्क देकर समझाते रहे। कभी प्रेम विवाह की असफलता, तो कभी समाज में अंतरजातीय विवाह से होने वाली बदनामी। चारू की नम आंखें तारों की टिमटिमाहट पर गड़ी रही। रिसाव होता रहा। तारों की टिमटिमाहट मध्यम होने लगी।
उसने आंखों की नमी को सीने में उतार माँ पिता की मर्जी पर अपनी मुहर लगा दी। अब रेखा व सुधीर को थोड़ी जल्दबाजी होने लगी थी। बेटी पर विश्वास होने के बाद भी मन के कोने में छिपा भय उकसाने लगा कि उम्र के नाजुक दौर में कहीं ऐसा वैसा। एक दूर के रिश्तेदार ने उदय के बारे में बताया। शहर में घर, पिता अफसर, मोबाइल की बड़ी दुकान, खाता पिता सुसंपन्न परिवार, मिलनसार प्रवृत्ति और फिल्मी हीरो का आकर्षक व्यक्तित्व। सुधीर ऐसा रिश्ता सुन फूले नहीं समाया। बात आगे बढ़ने लगी। अफसर पिता ने कहा भी कि यदि चारू कोर्ट जाना चाहे तो हम हमें खुशी ही होगी। धूम धड़ाके से प्यारी बेटी विदा हो गई। घर में उसकी कमी तो बहुत खलती, पर दुनिया की रीत के आगे राजा जनक भी हारे। महीने भर बाद अमित के साथ ही चारू घर आई। ससुराल की बातें हंस हंस कर बताती। अमित के दिल फेंक व्यवहार की गुदगुदी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। बहुत खुश थी। माँ पिता का मन तृप्त हुआ। उदय के मुख से भी चारू के समान ही मम्मी पापा शब्द सुनकर सुधीर व रेखा प्रसन्नचित्त होते। उदय ने कहा कि अब वह ही हमेशा इसी तरह बीच बीच में चारू को लेकर खुद आएगा और चंद रोज खुशियों के साथ गुजारेगा। ऐसा एक दो बार ही हो पाया। सुधीर के नाना बनने की खुशखबरी आ गई। सास भी ससुर के साथ उनकी नौकरी पर कभी कभी शहर चली जाती। घर का पूरा दारोमदार चारू के कंधे पर आ गया। दिन भर के कामों में उलझी रहती। रोज कोई ना कोई रिश्तेदार आते रहते। आव मान भगत तो रग रग में बसा, चाह ना चाह करना ही होता। हवा में उड़ने वाली बिटिया अब पालतू चिड़िया सी बन इशारों पर फुदकने लगी। चारू धीरे धीरे उदय के व्यवहार में भी बदलाव महसूस करने लगी। उसके बहुरूप देख कुंठित रहती। अब रात को अक्सर देर से लौटने लगा। पूछने पर वही जवाब, क्या दिन भर केवल खट्टा मरता रहूं? एक रात तो शराब पीकर लौटा। पूछताछ झड़प बहस घंटों चलती रही। चारू के रोष को तमाचे से शांत करा दिया उदय ने। चिंता की वह रात करवटें बदलते तिल तिल कटी। सुबह जब उसने सास से कहा तो सास के आश्चर्य जताने का अभिनय उसे खटका। फिर पड़ोस की एक भाभी जिससे दोस्ती हो गई थी उसको दिल का दर्द सुनाया। भाभी पहले तो थोड़ा सकुचाई, फिर उसने आत्मीय भाव से सहलाते हुए कहा, अब तुमसे क्या छिपाना, यह तो पहले उसका रोज का धंधा था। तभी तो इतनी जल्दी झटपट में उसकी शादी करवा दी। सबको लगता था कि घर में पूछने वाली आ जाएगी तो संभल जाएगा। पढ़ाई लिखाई में भी वैसा ही है। कॉलेज बंक कर दिन भर मस्ती। तभी तो बाबूजी ने अपना पीएफ का पूरा रुपया निकालकर उसके लिए मोबाइल की दुकान खुलवाई। वहाँ पर भी दोस्तों का वैसा ही जमावड़ा। भाभी की बातें तीर सी बेंधती हुई चारुल को छलनी करती रही। अंतस लहूलुहान हो गया। रेत के आशियाने का इंद्रधनुषी रंग धुलकर बेरंग हो गया। आंखों में धैर्य बांधे कमरे में चली गई। तन्हाई पाते ही बवंडर सा उठा और आंखों का बांध का सैलाब बन फूट पड़ा। दोस्तों, आगे चारू के साथ क्या क्या हुआ यह जानने के लिए इसके अगले भाग का इंतजार करें।